महाराष्ट्र के इच्छुक नागरिकों के लिए ईवीएम के अलावा बैलेट पेपर के माध्यम से वैकल्पिक मतदान की सुविधा प्रदान करने के प्रावधान तैयार करने हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय विधानसभा इनके समक्ष याचिका पेश की थी, जिसे माननीय अध्यक्ष महोदय इन्होंने मान्य किया और राज्य के विधि व न्याय विभाग को कानून का मसौदा तैयार करने के लिए आदेश दिए हैं। यह आदेश के तहत विधानमंडल को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 328 के तहत कानून बनाने की शक्तियाँ है। हमारे और अन्य इच्छुक नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर का उपयोग करने का विकल्प देने हेतु कानूनी प्रावधान का हमने मांग की है। हमने न केवल अपने लिए बल्कि बड़ी संख्या में इच्छुक नागरिकों के लिए भी यह अधिकार मांगा है। हम अन्य लोगों को विरोध नहीं कर रहे हैं जो ईवीएम के माध्यम से मतदान करना चाहते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ साथ स्थानीय निकाय चुनाव जैसे नगर पालिका, जिसमें हम मतदाता है, राज्य के अन्य नागरिक जो हमारे समान विचारधारा है, ऐसी बहुसंख्य नागरिक है जो राज्य में राष्ट्रीय और पंजीकृत राजनीतिक दलों के साथ साथ कई निर्दलीय उम्मीदवारों को मतदान करना चाहते हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें से किसी भी राजनीतिक दल को भी ये मांग करने का अधिकार है कि मतदाता अपनी पसंद के तरीके से मतदान करने का मतदाताओं को अधिकार होना चाहिए। यानी मतपत्र या ईवीएम के माध्यम से नागरिक की इच्छा के अनुसार वैकल्पिक मतदान करने का तरीका अपनाया जा सकता है। तो मतपत्र या ईवीएम द्वारा मतदान किया जा सकता है। यह तरीका मतदाताओं की पसंद होगा। चुनाव लेने वाली यंत्रणा और राजनीतिक दल भी लोगों को मतदान का तरीका या प्रकार का विकल्प चुनने का और चुनाव का आनंद लेने के लिए शिक्षित कर सकते हैं। जब लोग 5 साल के लिए उम्मीदवारों का चुनाव कर रहे हैं तो इस चुनाव प्रक्रिया के लिए सही समय दिया जाना चाहिए और ईवीएम का उपयोग वोटों की गिनती तेज तरीके से करने के लिए किया जाता है। यह ईवीएम का उपयोग करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि यह लोकतंत्र और प्रत्येक नागरिक के विश्वास का एक महत्वपूर्ण सवाल है, जिसमें सरकार, उम्मीदवार और लोकतांत्रिक पारदर्शी तरीके से चुना जाना चाहिए। इसलिए जल्दबाजी करने का कोई औचित्य नहीं बनता। याचिकाकर्ताओं हम लोगों ने राज्य के प्रत्येक नागरिक की हमारे सहित राज्य के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो लोकतांत्रिक सिद्धांतों को चुने, लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करे और अपने प्रतिनिधियों का सही तरीके से चुनाव करे। केवल ईवीएम मतदान प्रणाली को लागू करना ईवीएम में विश्वास करने वाले मतदाताओं का मानसिक उत्पीड़न के अलावा कुछ नहीं है। आज भी ईवीएम के युग में हमारे पास मतदान के 2 तरीके हैं, जैसे ईवीएम द्वारा और अन्य पोस्टल बैलेट द्वारा। लेकिन पोस्टल बैलेट की सुविधा केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। इसके बाद विधान परिषद के लिए चुनाव, विशेष रूप से शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों और सदस्यों की अन्य श्रेणी के लिए भी बैलेट पेपर के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं। इससे पता चलता है कि चुनाव अभी भी बैलेट पेपर के जरिए हो सकते हैं और होते हैं। इसलिए चूंकि याचिकाकर्ता ईवीएम द्वारा चुनाव में विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए याचिकाकर्ताओं को मतपत्र और उसी राय के अन्य नागरिकों को मतदान की यह सुविधा प्रदान करने के लिए ये सुविधा उन नागरिकों तक पहुंचाने हेतु ये याचिका की गई थी। इस मांग में यह भी ध्यान दिया गया कि हम याचिकाकर्ता को ईवीएम मशीन को तकनीकी रूप से सत्यापित करने का या ईवीएम और वीवीपैट्स में 100% का मिलान करने का या जानने का कोई अधिकार नहीं है। चुनावी यंत्रणा प्रत्येक मतदाता के लिए धन खर्चा करती है, फिर उन्हें अधिकतम प्रतिशत वोट प्राप्त करने के लिए मतदान की पद्धति तरीके का विकल्प देना उनके लिए संभव है। कुछ मतदाता मतदान से बचते हैं क्योंकि उनके पास ईवीएम के माध्यम से मतदान के केवल एक ही तरीका उपलब्ध है और वो मतदान करने से बचते हैं क्योंकि वो इस पद्धति को नहीं मानते हैं, इसे वो विश्वसनीय नहीं मानते हैं। इसलिए उन्होंने इस प्रकार उस राज्य के नागरिकों को अपनी पसंद के मतपत्र द्वारा मतदान करने का विकल्प देना चाहिए, जिसमें वे और याचिकाकर्ता हम विश्वास करेंगे। ऐसे मतदाताओं को डर है कि ईवीएम के माध्यम से किसी भी उम्मीदवार को वोट देने के बाद भी वो वोट विशिष्ट उम्मीदवार को ही जाएगा जिसको उन्होंने वोट नहीं दिया है। जिस उम्मीदवार को वोट नहीं दिया है उसे वो वोट मिलेगा। नतीजतन मतदान दिन प्रतिशत इस डर के वजह से गिरता जा रहा है और जो दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। मतपत्रों के माध्यम से मतदान करने के लिए निर्वाचन यंत्रणा वोटों की गिनती
या कानून व्यवस्था की समस्याओं को ज़्यादा समय लगने के कोई कारण नहीं बता सकते, लेकिन अगर वे ऐसे कारण देते हैं तो ये उनकी समस्या है और उनके कर्तव्य है कि वो चुनाव कार्य का प्रबंधन करें और वे इसे हल कर सकते हैं। चुनाव को ठीक तरीके से प्रतिबंधित करना ये उनका कर्तव्य है और उन्होंने इस कार्य के लिए जितना आवश्यक हो उतना समय देना चाहिए और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हम कानून के राज में रहते हैं, इसलिए हमें डरने का सवाल नहीं रहना चाहिए। इसलिए नागरिकों को ऐसी वैकल्पिक सुविधा प्रदान करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि निर्वाचन प्रणाली को दो तरीके से चुनाव करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है तो भी मतदाताओं के लिए मतपत्रों द्वारा मत को डालना और मतपत्रों को अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों पर ईवीएम का उपयोग करने अपने मत डालने के लिए और मतदान करना और आसान हो सकता है। मतपत्रिका द्वारा मतदान करने के लिए दूसरे दिन भी मतदान हो सकता है या दोनों तरीके से एक ही समय पर मतदान कराया जा सकता है। यदि निर्वाचन प्रणाली में प्रशासनिक समस्याएं हैं तो इस कारण मतदाताओं के मतदान के अधिकार को शोषणकारी तरीके से शोषण नहीं किया जा सकता। इसी तरह अगर मतदान एजेंसियां को स्वतंत्र रूप से वोटों की गिनती करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है, अर्थात ईवीएम और मतपत्र द्वारा अलग अलग गिनती के लिए, तो उन्हें आवश्यक समय उसको वो प्रक्रिया को देना चाहिए और इसके लिए नागरिक जो हमारे समान याचिका करते हैं उनके अधिकार का बलिदान नहीं करना चाहिए, जो कुछ मतदाताओं के लिए मतदान प्रणाली में विश्वास निर्माण करने हेतु महत्वपूर्ण है। अन्यथा भी चुनाव प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकारी वेतन दिया जाता है। यह चुनाव यंत्रणा की समस्या है जो चुनाव प्रणाली का उपयोग करती है। चुनाव प्रक्रिया संचालन एजेंसी प्रशासनिक पक्ष और बुनियादी ढांचे को साथ में ले जाने के लिए बाध्य है। समग्र रूप से चुनाव एजेंसियों के बारे में याचिकाकर्ता और हम समान विचारधारा वाले नागरिकों के मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि ईवीएम कौरवों के शकुनी मामा की तरह है, जिन्होंने गुप्त रूप से अपने मन मुताबिक जुए के पासे को पलटने के आदेश बार बार दिए थे। विधि और न्याय विभाग और राज्य शासन और याचिकाकर्ता और अन्य समान विचारधाराओं के नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षा के लिए आवश्यक कानूनी प्रशासकीय प्रावधान कर सकते हैं और उन्हें विधानमंडल के पटल पर प्रस्तुत भी कर सकते हैं। भारत व राज्य चुनाव आयोग इनके राज्य में कार्य के लिए कानूनन व्यवस्था राज्य सरकार के हाथों में है। चुनाव में या ईवीएम के संदर्भ में अगर कोई अपराध का मुद्दा हो, राज्य सरकार के पास में ऐसे मुद्दों को निपटने की शक्ति है। राज्य सरकार अपनी सीमाओं के भीतर अपने नागरिकों के लिए हर अधिकार की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है, जैसा कि हमने इसके पहले बताया है। राज्य सरकार हम समान समविचारी लोगों के भावनाओं के संरक्षण के लिए, हमारे अधिकारों के संरक्षण के लिए साथ साथ कानूनन व्यवस्था के अन्य मुद्दों के साथ वैधानिक और कानूनी और वैधानिक अधिकारों के लिए भी जिम्मेदार है। राज्य विधानमंडल का यह भी कर्तव्य है कि वो राज्य के प्रत्येक नागरिक के संवैधानिक, कानूनी और वैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए काम करे और उपरोक्त अनुरोधों के अनुसार आवश्यक कानूनों को लागू करे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 328 के तहत, इसे हम अंग्रेजी में बता सकते हैं, जिसमें भारतीय संविधान में लिखा है कि आर्टिकल 328 पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट टू मेक प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन to such legislature subject to the provision of this constitution and in so far as provision in that behalf is not made by parliament, the legislature of state may from time to time by law make provision with respect to all matters relating to or in connection with the election to the house or of the either house of the legislature of the state, including the preparation of electoral roll and all other matters necessary for securing the due constitution of such house or houses। जिसे हम हिंदी में भी ये बोल सकते हैं कि किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने हेतु इस विधानमंडल की शक्तियाँ ये है जो अनुच्छेद 328 भारतीय संविधान में विधानमंडल को शक्तियाँ प्रदान करते हुए वो आर्टिकल इस प्रकार से है, वो अनुच्छेद इस प्रकार से है कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए और जहाँ तक संसद इस निमित्त में उपबंध नहीं करता है, वहाँ तक किसी राज्य को विधानमंडल समय समय पर विधि द्वारा उस राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचनों से संबंधित या
सभी विषयों के समन्वय जिनके अंतर्गत निर्वाचन नामावली तैयार करना और ऐसे सदनों का सम्यक गठन सुनिश्चित करने के लिए अन्य सभी आवश्यक विषय है, ये उपबंध वो विधानमंडल कर सकेगा। ऐसा जो संवैधानिक प्रावधान है जिसके माध्यम से राज्य विधायिका में कानून बनाने की शक्ति है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, इसमें केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, एक संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। इसमें राज्य सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे, वर्तमान समय में इसमें 62 विषय है, जिसमें स्टेट लिस्ट में यानी राज्य सूची में सीरियल नंबर 37 पे यानी अनुक्रमणिका 37 पे इलेक्शंस टू द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, ये लिखा हुआ है। इस प्रकार राज्य विधायिका के पास में चुनाव के संबंध में, विधायिका के संबंध में कोई भी कानून बनाने का अधिकार और शक्ति है। इसकी तैयारी में मतदाता सूची तैयार करते समय मतदाताओं को उनकी व्यक्तिगत पसंदीदा विधि यानी तरीका, बैलेट पेपर या ईवीएम के बारे में पूछा जा सकता है। जब मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम लिखे जाएंगे, ये चुनाव यंत्रणा के अधिकारी मतदाता सूची में पंजीकरण के समय मतदाता के पसंदीदा विधि यानी तरीका या मतदान पद्धति का उल्लेख कर सकते हैं। इस संबंध में उस मतदाताओं को एक पर्ची देना भी संभव है। मतदान की विधि अथवा ईवीएम या बैलेट पेपर का चयन की अंतिम जानकारी का मतदाता द्वारा स्थानीय निवासी मतदाताओं के निवास स्थान पर बूथ स्तर के अधिकारी मतदान के तारीख के 1 सप्ताह पहले प्रत्येक मतदाता के घर मतदाता चिट्ठी वितरित करते हैं। उस वक्त प्रत्येक मतदाता द्वारा चुने गए मतदान की विधि अर्थात ईवीएम या बैलेट पेपर की पसंद की पुष्टि फिर एक बार मतदाता द्वारा की जा सकती है। इसलिए चुनाव प्रक्रिया में नागरिकों के विश्वास का निर्माण करने के लिए चुनाव एजेंसी ऐसा कोई अतिरिक्त बोझ उनके ऊपर में नहीं सहन करने की उन्हें ज़रूरत नहीं होगी। और विशेष रूप से वर्तमान प्रक्रिया और किसी भी उम्मीदवार को जो अवैध रूप से और भ्रष्टाचार के माध्यम से बाहरी लोगों को मतदाताओं के रूप में लाने के लिए चुनाव जीतने की अनुमति यह प्रक्रिया नहीं दे पाएगी, ताकि इस तरह की घटनाओं की संभावना को भी नियंत्रित किया जा सके। इसके लिए जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 101 के प्रावधान के बाद अनंतिम धारा जैसे कानूनन प्रावधान की शुरुआत की जा सकती है, जिसे हम अंग्रेजी में ये कह सकते हैं कि प्रोवाइडेड दैट द इलेक्शन कमीशन विल नॉट बी एबल टू इम्पोज एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द वोटर टू कास्ट हिज वोट ओनली थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। Any voter shall have the freedom to choose the method for himself to cast a vote through ballot paper or voting machine and to get his name registered for such purpose at the time of the process of preparation of voter list or while getting his name registered as a voter, and such facility shall be made available to him by the election commission while conducting the elections to the house or either house of the legislature of state। इस तरह के शब्दार्थ या अन्य शब्दों के साथ राज्य संशोधन प्रदान किया जा सकता है, या इसके अलावा एक नए कानून का मसौदा भी तैयार किया जा सकता है। मेरे नहीं लेकिन विद्वानों के अनुसार वन नेशन वन इलेक्शन यानी देश एक चुनाव, ये संकल्पना किसी स्वार्थ से भरी हुई है, यानी ईवीएम द्वारा एक साथ सारा काम तमाम, ऐसी कई विद्वानों का कहना है। अगर यह डर है तो चुनाव अलग अलग लेने में बुराई क्या है। एक ख्याति विचारवंत साहब ने कहा है कि कोई सारे संसार को एक साथ बेवकूफ़ बना सकता है, वह अलग अलग जगह अलग अलग लोगों को बेवकूफ़ बना सकता है, लेकिन हमेशा सारे संसार को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तो इस कारण इस तत्व के आधार पर हमें अगर ऐसी कोई गुंजाइश लगती है तो हमें उससे बचना चाहिए। अभी कोरोना ने हमें एक सीख दी है कि इंसानी नस्ल को बचाना है तो हम भीड़ का हिस्सा ना बने। उसी तरह अगर देश और लोकतंत्र को बचाना है तो वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव, इस भीड़ तंत्र में शिकार होने से हमने बचना चाहिए। ये मेरा नहीं, लोगों का कहना है और लोगों का
लोगों की ये सोच है, जिसे हमें भी कई हद तक ये सोच सही लगती है। कानून के वरिष्ठ जानकार कहते हैं कि जो लोग वन नेशन वन इलेक्शन का नारा दे रहे हैं वो संवैधानिक पद पर रहते हुए सरकारी साधन संसाधन का इस्तेमाल करते हुए अपनी पार्टी का प्रचार हमेशा कर रहे हैं और वे संवैधानिक पद की गरिमा कायम नहीं रख रहे हैं। क्या वह चुनाव निष्पक्षपाती होने देने में विश्वास रखेंगे? अभी तो कई राज्यपाल भी पार्टी वर्कर के तौर पर सरकारी साधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। राजभवन को पार्टी कार्यालय उन्होंने बनाने की कोशिश की है। क्या ये लोग वन नेशन वन इलेक्शन का काम निष्पक्षपाती होने देंगे? अगर उन्हें अपनी पार्टी का प्रचार करना है तो उन्होंने संवैधानिक पद छोड़कर सरकारी साधन संसाधन का इस्तेमाल न करते हुए वो अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करें और बाद में वन नेशन वन इलेक्शन का नारा दे। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रयोग में डर ये भी है कि ये जो साहब अभी वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रस्ताव जिन्होंने रखा है, यह चुनाव जीतने के बाद इनके साथ में भी धोखाधड़ी अगर हुई और कोई अन्य इंसान सत्ता में आया तो भविष्य में यह वन नेशन वन इलेक्शन का नारा देने वाले साहब भी स्वयं चुप बैठेंगे और सत्ता काबिज करने वाले का ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और न ही उसके कहर से बच पाएंगे। उस वक्त ये साहब भावनिक होकर आंसू ढहाने के अलावा हम जनता को शोषण से नहीं बचा पाएंगे और भविष्य की इस निरंकुश सत्ता से यह हमारी मातृभूमि प्यारे देश में हिटलरशाही का जन्म ला सकते हैं या जन्म हो सकता है, जो इनके हाथ में नहीं होगा। नया कोई हिटलर हमारे हिंदुस्तान में आ सकता है। ये केवल वन नेशन वन इलेक्शन के शुरू होने के बाद में, कई सालों के बाद में ऐसी संभावनाएं हो सकती है, जिसकी एक झलक हमने अभी महाराष्ट्र में गए सरकार के वक्त में देखी है, जिसे जनता ने गुलामी का अनुभव किया है। ऐसा भी विद्वानों का अनुभवी का कहना है। समाजशास्त्र के विद्वानों और क्रिमिनोलॉजिस्ट का कहना है कि कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर, इनके बाद कोई बड़े सामाजिक सिद्धांत नहीं आए। हम हिंदुस्तानी आज़ादी की लड़ाई में व्यस्त हुए पहले, फिर बाद में आज़ादी के जश्न में व्यस्त रहे। किसानों ने तो अपनी खेती के अलावा अन्य बातों से कोई लेन देन उन्हें नहीं था। इस कारण पहले सत्ता के नेता और पढ़े लिखे लोग उंगलियों पे गिने जाने वाले विशिष्ट समूह के व्यक्तियों के गुलाम बने और जो अभी कुछ भी बोल नहीं पाते हैं, जिसे हम कोड ऑफ साइलेंस कहते हैं। अभी इसी कोड ऑफ साइलेंस का असर किसानों पर भी आएगा। भाई, आफत तो सभी पर आती है। इसमें वन नेशन वन इलेक्शन के बाद में हम क्या करेंगे, कैसे स्वयं की जान और माल उन उंगलियों पे गिने जाने वाले विशिष्ट समूह के व्यक्तियों से बचाएंगे, ये हमें चिंता है। और डर है ऐसी कि भविष्य में एक दिन ऐसा भी आ सकता है, उस वक्त हमारे मुखिया, प्रधानमंत्री जी और गृहमंत्री भी इस असर से नहीं बच पाएंगे। ऐसा मेरा नहीं, अनुभवियों का और विद्वानों का मानना है। तो हम वन नेशन वन इलेक्शन यानी कल की मौत आज क्यों बुलाए? हो सकता है अगर हमने वन नेशन वन इलेक्शन को टाला और कल को देखा तो हम में से बहुत सारे लोग बच जाएंगे और उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि इन विचारों के बारे में थोड़ा सा सोचें। आप भी आपके रुचि अनुसार, आपके इच्छा अनुसार बैलेट पेपर और ईवीएम में चुनाव कर सकते हैं कि आपको किस माध्यम से मतदान करना है, वोट देना है। और वन नेशन वन इलेक्शन को ये आफत अपने सर के ऊपर आने से पहले ही इसके प्रति जनमत तैयार होना ज़रूरी है, ताकि हमारे ऊपर में ये आफत आने से हम बच पाए और हमारी लोकतंत्र, लोकशाही ये बच पाए और हमारा देश खुशहाल रहे। यही हमारी आप सभी से इस बारे में सोचने की गुजारिश है।